अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि कल शाम को ही मैंने आप लोगों को अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पर बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे और 6 क्वेश्चंस आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। तो मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आज का आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है और फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻⁻⁻25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है, यानी ये क्वेश्चन आपका कोटिमान से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटिमान ये टॉपिक मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। सारी चीज़ें यानी मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं। कोटिमान से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। जब मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था मापन यानी मेजरमेंट, वहाँ पे मैंने आपको कोटिमान से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार सॉल्व करवाया हुआ है। तो आई होप आप आज इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 10⁻⁻22, ऑप्शन बी दिया है 10⁻⁻25, ऑप्शन सी दिया है 10⁻⁻24 और ऑप्शन डी दिया है 10⁻⁻26। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10⁻⁻24 यानी ऑप्शन सी 10⁻⁻24 ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पे 3.7 इंटू 10⁻⁻25 ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे जो आपकी दशमलव वाली संख्या दी है 3.7, आप इस पे ध्यान दीजिए। अब हम इसकी तुलना किससे करवाएंगे, 3.16 से करवाएंगे। ये कोटिमान का रूल होता है। रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। तो आशा करता हूँ आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है ये जो संख्या आपकी दी है 3.7 ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है। तो आप देखते ही जान जाएंगे जो आपकी यहाँ पे संख्या लिखी 3.7 ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 3.7 लिखा है, आगे 0 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3.7 जो है ये 3.16 से क्या है, बड़ी है। छोटी कब होती ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर यहाँ पे 3.7 की जगह क्या लिखा होता, 3.07 लिखा होता, तब ये संख्या हो जाती छोटी। लेकिन यहाँ पे 3.7 लिखा है तो 3.7 3.16 से क्या है, बड़ी है। लेकिन 3.07 जो है ये 3.16 से छोटी है। लेकिन यहाँ पे ये तो लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3.7 ये 3.16 से बड़ी है। तो कोटिमान के रूल के हिसाब से अब आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी यहाँ पे 10⁻⁻
25 है। अब पावर में यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10⁻⁻25 और +1, तो पावर्स को देखिए यहाँ पे -25 +1 यानी माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, और सॉल्व करने पर 10⁻⁻24 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस होगा, पावर्स जो आपकी दी हैं यहाँ पे लेस हो जाएंगी, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी 10⁻⁻24। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन आज आपका यहाँ पे पहली बार आया हुआ है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को करने की। पहली बार ये क्वेश्चन आया है, जब मैंने आपको अभी 2 दिन पहले धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो इसीलिए आज के टेस्ट में मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है मैंगनीज, मैंगनीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी सोना यानी Au से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऑप्शन सी क्रोमियम यानी Cr से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों से पहली बार पूछा है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको तुरंत इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोना यानी Au, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है, सोने का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे पहली बार करा रहा हूँ। तो जब मैंने आपको 2-3 दिन पहले आपको क्वेश्चन करवाए हुए थे धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड, तो वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया था, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सोना। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है वह रंग है। क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है वह रंग है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया है बैंगनी, ऑप्शन सी दिया है पीला, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे तीसरी बार करवा रहा हूँ, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अपना रिवीजन करते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आवृत्ति पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है वह रंग है, तो बैंगनी होगा। ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से यहाँ पे तीसरी बार पूछ रहा हूँ। इससे पहले 2 बार मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं बताया था। 2 बार मैंने आप लोगों से टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और दोनों बार किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिया था। तो आशा करता हूँ आज आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा।
चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है हेनरी बैकुरेल, ऑप्शन बी दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी दिया है गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तीसरी बार मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों से 2 बार पूछा था और किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं बताया था। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। आज मैं फिर से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तीसरी बार आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार आप लोगों से पूछा था। यही क्वेश्चन सेम था कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तुरंत आंसर बताते हैं हेनरी बैकुरेल। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। ठीक है, हेनरी बैकुरेल ने क्या की थी? खोज की थी। और यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो प्रयोग किया था वो मैडम क्यूरी ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। और खोज की थी हेनरी बैकुरेल ने। यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। इसीलिए क्वेश्चन आज मैं आपसे यहाँ पे तीसरी बार पूछ रहा हूँ। पहली बार पूछा था, किसी ने करेक्ट नहीं बताया था। दूसरी बार पूछा, मैंने सोचा कि कोई करेक्ट बताएगा, वहां भी किसी ने नहीं बताया। तो आज आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा, यही आशा करता हूं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका मैडम क्यूरी यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ही तो होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकुरेल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका मैडम क्यूरी होगा, लेकिन मैडम क्यूरी तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं आगे अब आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे यहां पे पूछा कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी दिया है ऊष्मा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन के गति का तृतीय नियम और ऑप्शन डी दिया है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर कर पाएंगे। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 98%, ऑप्शन बी दिया है 99.5%, ऑप्शन सी दिया है 99.9% और ऑप्शन डी दिया है 99%। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। केमिस्ट्री में हमारा सिलेबस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है। मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट बचे हुए, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा। फिर केमिस्ट्री का सिलेबस आपका हो जाएगा फिनिश यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले कराया है। किस चैप्टर का है आपका? ये मेटलर्जी का है। और मेटलर्जी यानी धातु कर्म में मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 100 प्लस, यानी करीब
कुल मिला के 130 से ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। पहले तो चैप्टर में जो क्वेश्चन आपका था वो कराया था, फिर मैंने आपको धातु और उनके अयस्कों से रिलेटेड अभी 3-4 दिन पहले क्वेश्चन कराए हुए हैं 30 क्वेश्चन। तो वहाँ पे कुल मिला के 130 प्लस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 99.9%। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक बार पूछा जा चुका है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि के उपरांत तांबे की शुद्धता होती है 99.9% होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा कि चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। तो ये चैप्टर तो अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था फिजिक्स में, ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी संवहन द्वारा और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संवहन द्वारा। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है, संवहन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यानी संवहन द्वारा, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। और ये भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से करीब 5वीं बार पूछ रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं बार बार रिपीट इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस याद रहे, कंफ्यूज मत हो। रिवीजन होता रहता है तो अच्छा रहता है, क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। 5वीं बार ये क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। अगर इसके बाद भी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी स्टडी ठीक से नहीं करते, रिवीजन नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ये 5वीं बार आज मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। यहाँ पे आपसे ब्रह्मांड पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। जब ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तब आपका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ये आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में कभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है, इसका मतलब वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपना रिविजन करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास है। आपको बताना है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, मैंने आपको कई बार कराया भी हुआ है और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ए से आपका एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही 4 ऑप्शंस ही आपको लिखे हुए मिलेंगे, यानी ऑप्शंस में भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यही ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिलेंगे। और इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी होती है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की परास है, चारों ऑप्शंस आपको यही लिखे हुए मिलेंगे, चाहे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, यही ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको चारों में ये चेक करना है कि 2 गुना कहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे ये 3900 लिखा हुआ, यानी 3900 लिखा है ना, 3900 का 2 गुना क्या होता है। अगर आप 3900 का 2 गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे 7800 ही मिलेगा, यानी ये इसका 2 गुना है। बस इतना याद रखिए और आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे, गलत नहीं होगा। और इसके अलावा आप सभी ऑप्शन को चेक कीजिए, क्या 100 का दुगुना 3900 होता है, 100 का दुगुना तो 200 होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 10,000 लिखा है, तो 7800 का दुगुना 10,000 होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 3900, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम, और 3900 का 2 गुना ही आपका क्या होता है 7800 होता है। तो आप इस ट्रिक से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑप्शंस को देखें, वहाँ पे आप देखें कि कौन सा 2 गुना हो रहा है और तुरंत आप टिक कर देंगे इस पे, यानी ऑप्शन सी ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे याद करना चाहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि पिक्रिक अम्ल को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि पिक्रिक एसिड को क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है TNT, ऑप्शन बी TNG, ऑप्शन सी दिया है TNP और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पिक्रिक अम्ल को क्या कहते हैं। तो पिक्रिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, TNP कहते हैं। TNP का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे TNT लिखा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि TNT का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे TNG लिखा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि TNG का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। तो TNG का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि पिक्रिक अम्ल को क्या कहते हैं, TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल g का मान निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल g का मान निर्भर करता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है केवल ग्रह की त्रिज्या पर, ऑप्शन बी दिया है द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर, ऑप्शन सी दिया है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। यानी किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल g का मान निर्भर करता है, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। आपको बताना है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा CuSO4, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है, नाम आपको बताना है कमेंट करके। इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया है CuSO4 को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि CuSO4 का नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन ए ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हुए हैं। कमेंट करके ये बताइएगा कि 12 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पाए, ठीक है। अगर आपके 12 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग रिवीजन अपना बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपके एक दो क्वेश्चन गलत हुए तब भी कोई बात नहीं है, आपने ठीक किया है टेस्ट, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।